बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका लास्ट लेक्चर जो है कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर होगा। आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो लिखवा दिए गए थे और कुछ जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आप इसको अभी हम इसमें देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। और एक आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो भी सारे आपको नोट करवाए गए थे, वो भी आप नोट रखें। आपके जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो भी मेरे ख्याल में काफ़ी सारे हो गए हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन कुछ लिखवाए गए हैं, कुछ ये वाले हैं। तो ये जो पुराने वो आपके जो ओल्ड पेपर हैं उनमें आए हुए हैं, उसको आप पेपर्स में से भी देखें जो आपके पास ओल्ड पेपर पड़े हुए हैं वो देखें। उसमें से जो क्वेश्चन कुछ इनमें से मैंने कर लिए हैं नोट और ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंपैरिजन करें बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें 5 कंडीशन या 6 कंडीशन होती हैं। तो 6 कंडीशन में अगर 3 कंडीशन सिर्फ हों, यानी परफेक्ट नॉलेज के बगैर, और जैसे है कि प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस या लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये पहली कंडीशन है। प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस, ये दूसरी कंडीशन है। और फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। अगर ये पहले 3 कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो इसको आप कहते हैं प्योर कंपटीशन। आगे जो है 3 जो है अगर वो आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपका 6 जब कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो ये वाली जो मार्केट है यानी ये परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट बन जाती है। तो अगर हम परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये वाली हम शामिल कर लेते हैं 6 कंडीशंस। तो ये 6 कंडीशन जो हैं ये परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशंस हैं। यानी पहले 3 कंडीशन जो परफेक्ट वाली कंडीशन के बगैर है, यानी एक परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी और एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये 3 अगर ना हों तो प्योर कंपटीशन। अगर ये 6 की 6 कंडीशंस आप किसी मार्केट के लिए अज्यूम करते हैं तो ये फिर जो है ये परफेक्ट कंपटीशन होगा। और प्योर कंपटीशन इज जैसे पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये 3 उसमें से परफेक्ट कंपटीशन की 3 कंडीशंस अगर पहली हो जाएं तो प्योर कंपटीशन और 6 हो जाएं तो परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट आर कम्प्लीमेंट्री गुड्स? तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सर्विसेज वो चीज़ें हैं जो कि इकट्ठी डिमांड की जाती हैं और क्योंकि वो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। इसकी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एन आईफोन एंड एप्स यूज्ड विद इट। उसके बाद आप जैसे कहते हैं लेफ्ट शूज़ और राइट शूज़, जैसे आप कहते हैं कार और पेट्रोल है, जैसे आप कहते हैं बॉल एंड बैट है। तो इनकी जो कुछ a complementary good is one used in conjunction with another good or service. Such a good may have little value without its complement. यानी आप उसको, अब गाड़ी को आप ज़ाहिर पेट्रोल के बाहर कैसे आप डिमांड करेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए जो है आप इकट्ठी तलब करते हैं। When the price of a particular good rises, the demand for its complement drops because consumers are unlikely to use the complement alone. complement गुड चूँकि अलोन इस्तेमाल नहीं होती, इस वजह से जो है जब उसकी एक चीज़ की प्राइस जो है गिरती है तो दूसरी की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर एक चीज़ की जो है प्राइस बढ़ जाए तो दूसरी की डिमांड गिर जाती है। इसको आपने क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ा है। क्रॉस इलास्टिसिटी में एक चीज़ की प्राइस होती है और उसका जो रिस्पॉन्स है डिमांड का वो दूसरी चीज़ का होता है।
तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि क्रॉस इलास्टिसिटी में जो इलास्टिसिटी होती है कम्प्लीमेंट्स की वो नेगेटिव होती है। अब इसमें थोड़ी सी ये क्रॉस इलास्टिसिटी में ये एमसीक्यूज के लिए हवाले से ये आप थोड़ा सा इसको देख लें कि द जॉइंट डिमांड नेचर ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स काजेज एन इंटरप्ले between the consumer need for the second product as the price of the first product fluctuates. In economics, this connection is called negative cross elasticity of demand. So as the cost of a product increases, the user's demand for the complement product decreases as consumers are unlikely to use the complement product alone. तो ये जो ऊपर बात हो चुकी है वही बात है ये वाली भी कि अलोन हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो दूसरी की डिमांड गिर जाती है। Further, as consumer demand weakens, the market price of the complementary good or services may fall. तो अगर डिमांड गिरती है और उसके बाद ये हमने कम्प्लीमेंट्स एंड इलास्टिसिटी वो हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक दूसरी हमने चीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा, सब्स्टिट्यूशन गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं उसमें भी हम बात करते हैं कि अगर एक चीज़ की प्राइस चेंज होती है तो दूसरी चीज़ की जो है जो डिमांड है, यानी एक चीज़ की अगर प्राइस बढ़ती है तो दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं पेप्सी और कोक की कि दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, और जब अब कोक की जो है प्राइस बढ़ा दें तो लोग पेप्सी की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो ये भी क्रॉस इलास्टिसिटी में ही पढ़ा था आपने, और इसकी में क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है सब्स्टिट्यूशन गुड्स की वो पॉजिटिव होती है। तो व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये सब्स्टिट्यूशन गुड्स के बारे में है कि when consumer makes buying decisions, substitutes provide them with alternatives. Generally, there are at least two products that can be used for the same purpose. For a product to be substituted for another, it must share a particular relationship with that goods. Those relationships can be close, like one brand of coffee with another, or somewhat further apart, such as coffee and tea. तो दो किस्म की, दो कंपनीज की कॉफ़ी जो है, ब्रांड की कॉफ़ी जो होती है वो भी सब्स्टिट्यूट्स हैं, और आप कॉफ़ी और चाय को भी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल इसकी जो है ज़ाहिर है वही है कि आप जैसे है कि जी आसान सी जो है टी एंड कॉफ़ी है, एप्पल्स एंड ऑरेंज है, राइडिंग अ बाइक वर्सेस ड्राइविंग अ कार, ई बुक एंड रेगुलर बुक्स, दे आर ऑल जो है। अ सब्स्टिट्यूट इज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कैन बी इजीली रिप्लेस्ड विद अनदर। आप एक की जगह दूसरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट्स इफ द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट इंक्रीजेज व्हेन द प्राइस ऑफ द अदर इंक्रीजेज। अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उससे दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूट्स प्रोवाइड चॉइसेस एंड अल्टरनेटिव फॉर कंज्यूमर्स व्हाइल क्रिएटिंग कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस। तो इससे जो है कंपटीशन भी क्रिएट होता है मार्केट में अगर चीज़ें सब्स्टिट्यूट होती हैं एक दूसरे की। अब ये वाली बड़ी अच्छी इलास्टिसिटी के लिहाज से ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि परफेक्ट वर्सेस लेस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ये कैसे होता है। तो ये हमने कुछ परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि वहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, चीज़ें आइडेंटिकल होती हैं, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने देखा था कि चीज़ें जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वन ऑफ द अजम्पशन था उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो चीज़ों में उन्होंने कुछ जो है कुछ चीज़ें टू सम एक्सटेंट जो हैं दे आर सब्स्टिट्यूट्स बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो जो है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होती हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चीज़ें। Classifying a product or services as a substitute is not always straightforward. There are different degrees to which products or services can be defined as substitutes. A substitute can be perfect or imperfect depending on whether the substitute completely or partially satisfies the consumer. A perfect substitute can be used in exactly the same way as the good or services it replaces. That is where the utility of the product or services is pretty much identical.
अगर उनकी यूटिलिटी सेम है, फॉर एग्जांपल अ $1 बिल इज अ प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर $1 बिल, and butter from two different producers are also considered preferred substitutes. The producers may be different but their purpose and usage are the same. तो बटर जो है आप दो डिफरेंट ब्रांड से लेते हैं तो जाहिर है वो सेम होगा, उनका पर्पस सेम होगा, उनकी यूटिलिटी सेम होगी। अब बाइक एंड कार आर फार फ्रॉम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन बाइक और कार जो है ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। बाइक्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, लेकिन बाइक्स ऑफ जो है और कार जो है दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, but they're similar enough for people to use them to get from point A to point B. This is also some variable relationship in the demand schedule. So although an imperfect substitutes may be replaceable if it may have a degree of difference that can be easily perceived by consumer, so some consumer may choose to stick with one product over the other. Consider Coke versus Pepsi. A consumer may choose Coke over Pepsi, perhaps because of taste, even if the price of Coke goes up. If a consumer perceives a difference between soda brands, she may see Pepsi as an imperfect substitute for Coke, even if economists consider them perfect substitutes. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स तो वो होते हैं जिसकी यूटिलिटी सेम होती है, कंज्यूमर उसको आइडेंटिकल तस्वर करता है। तो अगर ये मुमकिन है कि कंज्यूमर किसी चीज़ को उसको उसके साथ वो जुड़ा रहता है, और अगर उसकी थोड़ी बहुत प्राइस में फ़र्क हो भी तो वो रिप्लेस नहीं करता चीज़ को, वो वही चीज़ कहता है नहीं जी मुझे ये वाली इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो वो उसको ही। अच्छा, उसके बाद ये वाला है कि कंपैरिजन करें बिटवीन जो है परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आप अभी पढ़ चुके हैं ऊपर कि perfect substitutes are somewhat received as nearly indistinguishable goods being sold by different firms. तो perfect competition में जो है वो क्या होता है कि वहाँ पे perfect substitutes होते हैं। For example, gasoline from a vendor on one corner may be indistinguishable from gasoline sold by a vendor on the opposite corner. An increase in the price at one station will have a perfectly correlated effect on the increase in demand at the either station. और monopolistic competition जो होता है वहाँ पे चूँकि वहाँ पे जो कि चीज़ें जो होती हैं वो प्रोडक्ट उसमें ग्रुप जो है उन्होंने अपन में डिफ्रेंशिएशन पैदा की होती है, सो दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बट दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन ये मुंह पर भी पढ़ चुके हैं। The cross elastic demand is an economic concept that measures the responsiveness in the quantity demand of one good when the price for another good changes. The cross elastic demand for substitute good is always positive because the demand for one good increases when the price of the substitute good increases. Alternatively, the cross elastic demand for complementary good is negative. So ये वाला फार्मूला जो है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड फार्मूला आप ये पढ़ चुके हैं कि डेल्टा क्यू, आप क्यू के साथ एक्स लगाना चाहते हैं, जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एक्स और परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाई। इसका मतलब प्राइस के साथ आप वाई लगाएंगे और यहाँ पे क्यू है वही फार्मूला। ये देखें लास्ट में देखें डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी, ये वाला लास्ट वाला आप लिख लें डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी और पी बटा क्यू। अब देखें ऊपर उसने कहा है कि हम जानना क्या चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी एक्स की क्या रिस्पॉन्स करती है जब प्राइस वाई की चेंज होती है। क्वांटिटी एक्स की क्या रिस्पॉन्स करती है जब वाई की प्राइस चेंज होती है। तो आप इस तरह करें कि क्वांटिटी के साथ आप एक्स लिख दें और जहाँ प्राइस है वहाँ वाई लिख दें आप, तो ये फार्मूला जो है वही जो इलास्टिसिटी वाला फार्मूला वो इधर बन जाएगा। ये क्रॉस इलास्टिसिटी को आप डिफाइन हम कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स को और परफेक्ट। जी कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ कॉस्ट जो है जो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हैं वो आप देख सकते हैं कि
ये हम कॉस्ट का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखे थे, तो दोबारा से आप इसको कुछ डेफिनेशन वगैरह देख सकते हैं। Cost accounting is an accounting process that measures all of the costs associated with production, including both fixed and variable cost. तो सारे कॉस्ट हम इसमें देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, और द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट ऑप्टिमाइज ऑपरेशन बेस्ड ऑन एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट। और ये कॉस्ट जो है, डायरेक्ट कॉस्ट जो है are related to producing a good or services. It includes raw material, labor and expense or distribution cost associated with a product. The cost can easily be traced to a product, department or project. उसके बाद आगे है इसकी एग्जांपल है, और आगे उसके बाद है indirect cost. These are expenses unrelated to producing goods. यानी डायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये प्रोडक्शन से अनरिलेटेड होते हैं। एन इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी इजीली ट्रेस्ड टू अ प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल विद फोर्ड, द डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच व्हीकल इंक्लूड्स टायर्स एंड स्टील। हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड टू पावर द प्लांट इज कंसिडर्ड एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। यानी जो प्रोडक्शन को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है उसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, और जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है उसको आप डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। Because the electricity is used for all the product made in the plant, no one product can be traced back to the electric bill. तो उसको अलग से करना कि प्रोडक्ट में बिजली कितनी इस्तेमाल हुई है, ये वाला बात बहुत मुश्किल है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट जो होते हैं, फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज अ कंपनी प्रोड्यूस ओवर द शॉर्ट टर्म। इसमें जो आप हायर करते हैं रेंट पे, बिल्डिंग है, आपका परमानेंट स्टाफ है, उसके बाद जो आप इंटरेस्ट रेट देते हैं लोन के ऊपर, तो ये जो है, उसके बाद जो रेंट है टेलीफोन का, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद जो है वेरिएबल कॉस्ट है। इट फ्लक्चुएट्स विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो ये बढ़ते हैं, प्रोडक्शन अगर कम है तो ये कम होते हैं, इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट है। और इसमें आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, जो डेली वेजर जो होते हैं उनको, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये वाली सारी जो हैं ये आपके आ जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट में। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट। These are the expenses associated with the day-to-day business activities but are not traced back to one product. Operating cost can be variable or fixed. Examples of operating costs, which are more commonly called operating expenses, include rent and utilities for a manufacturing plant. Average cost क्या है? The average cost is defined total cost divided by the quantity of output. तो एवरेज इसमें वेरिएबल फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और इसमें आपने फिर शॉर्ट रन के और लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट देखते हैं। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो होता है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, या आप कहते हैं द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी। तो उसको आप जो है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये बहुत अहम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ एन अल्टरनेटिव गिवन अप व्हेन वन डिसीजन इज मेड फॉर ओवर अनदर। तो जब आप कोई एक काम करते हैं तो कुछ दूसरा कुछ चीज़ें आप सेक्रीफाई करते हैं, जो आप सेक्रीफाई करते हैं, जो गिव अप करते हैं, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट के आपको दो कंपनी से ऑफर होती है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ से आप 10,000 ले रहे हैं, और आप नई कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 12,000 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है जो आप छोड़ के आ रहे हैं, दैट इज़ जो अपॉर्चुनिटी आप छोड़ के आ रहे हैं, दैट इज़ 10,000, और अब आप ज़रूर इसमें काम करेंगे कि यहाँ पे 12,000 है। तो बी जो प्लेस है वहाँ पे अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हैं तो आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ते हैं जहाँ पे बेनिफिट्स कम होते हैं।
तो जो आप गिव अप कर रहे हैं उसको आप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी डिसाइड्स टू बाय अ न्यू पीस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट रेदर देन लीज इट। The opportunity cost would be difference between the cost of the cash outlay for the equipment and the improved productivity versus how much money could have been saved in interest expense had the money been used to pay down debt. तो अगर आप डिसीजन करते हैं दो डिसीजंस के अगेंस्ट, तो जो डिसीजन आप गिव अप करते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, और दूसरा जो है आप उसको अडॉप्ट करते हैं। Some costs are historical costs that have already been incurred and will not make any difference in the current decisions by management. Some costs are those costs that a company has committed to and are unavoidable, unrecoverable costs. Some costs are excluded from future business decisions. फॉर एग्जाम्पल, आप जानना चाह रहे हैं कि मार्केट में स्पेस है कि नहीं है, उसके लिए आप सर्वे करवाते हैं, ठीक है, और उस सर्वे पे जो है आप स्टैटिस्टिशियन जो है उसको आप पैसे देते हैं, लेट 50,000 आप उसको देते हैं कि आपको वो सर्वे करके बताया कि मार्केट में स्पेस है कि नहीं, कोई न्यू बिजनेस किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक गुड्स का कि नहीं। अब जो पैसे उसने लिए हैं वो उसका बिजनेस के जो है आपने स्टार्ट कर लिया, लेकिन जो आपने पैसे उस पर खर्च कर दिए थे देवर संक कॉस्ट, और उसका जो है बिजनेस अगर चल रहा है तो आप फ्यूचर में जो है उसका कोई आपके डिसीजंस के ऊपर कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। कंट्रोलेबल कॉस्ट आर एक्सपेंस मैनेजर्स have control over and have the power to increase or decrease it. Controllable costs are costs so when the decisions of taking on the cost is made by one individual. Common example of controllable costs are office supplies, advertising expenses, employee bonuses, and charitable donations. According to functions or operations of a business, preliminary costs incurred before the commencement of the actual business, for example rent, interest, product trial, underwriting costs, cost of production, cost of marketing and selling, cost of research and development. These are functions or operations related costs. According to behavioral cost, direct, indirect, explicit cost, this is important. एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होते हैं जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती हैं। इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड इन मनी टर्म्स बाय अ फर्म टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। जो फैक्टर का ऑनर होता है उसको आप मॉनेटरी टर्म में पेमेंट करते हैं तो उसको आप एक्सप्लिसिट करते हैं। और अगर आपकी बिल्डिंग अपनी है तो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप खुद मैनेजर्स हैं कंपनी के तो आपको ज़्यादा उसकी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तो फिर जो है ना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती, अब खुद को नहीं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती। It refers to the estimated value of all the inputs owned and put to use for production by a firm on the basis of relevance in decision making. Opportunity cost as sunk cost है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि आप किसी चीज़ को, पुरानी चीज़ को रिप्लेस करते हैं, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट जो है उसको आप जो है उसकी रिपेयरिंग करवाते हैं और मेंटेनेंस करवाते हैं, दैट इज। उसके बाद इम्प्यूटेड कॉस्ट, दे आर हाइपोथेटिकल कॉस्ट विच आर कंसिडर्ड जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ decision making and do not involve any actual cash outflow. That again real cost, social cost, conversion cost. तो इसमें social cost जो है it refers to the cost of hardships and sacrifices that a society has to bear due to operation of business activity. तो लेट के आप फैक्ट्री का फुजला जो है वो बाहर फेंकते हैं तो तो इससे लोगों को जाहिर है वो बीमारी फैलेगी और लोगों को एक्सपेंडिचर करना पड़ेंगे। वो जो कॉस्ट लोग करेंगे अपने ऊपर, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, उनको आप कहेंगे दे आर सोशल कॉस्ट। उसके बाद जो है अगर आपने बाहर जो है कोई अच्छा सा छोटा सा
आपने जो है लॉन बनाया हुआ है या ग्रासी प्लाट सब बनाया हुआ है और लोग वहाँ के बैठते हैं, वहाँ पे पौधे हैं, ऑक्सीजन लेते हैं लोग, तो वो बेनिफिट हुआ उनको, तो दैट इज सोशल बेनिफिट या सोशल प्रॉफिट। मनी कॉस्ट में दो किस्में हैं, एक मैंने कहा इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मनी कॉस्ट का मतलब ये है कि जिसमें मनी जो है उसका ट्रांसफ़र होता है या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है, या आप जो फैक्टर का ओनर होता है उसको मॉनेटरी वैल्यू जो है वो देते हैं किसी फैक्टर की सर्विसेज की, तो उसको आप कहते हैं नाम के ये वाला एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है। हाँ, इकोनोमेट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो इकोनोमेट्रिक्स की डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। इन्फीरियर गुड क्या होती है, ये कई दफ़ा आपके आया हुआ है, ये वाली डेफिनेशन पूछी हुई है उसने, व्हाट इज़ इन्फीरियर गुड, व्हाट इज़ नॉर्मल गुड। तो इन्फीरियर गुड जो होती है वो ऐसी चीज़ होती है कि जब आपकी इनकम में इजाफा होता है तो आप उसको कम परचेज करते हैं, कम डिमांड करते हैं। यानी अ गुड है दैट डिस्क्राइब्स whose demand drops when people's income rises. This occurs when a good has more costly substitute that see an increase in demand as income and the economy improves. Which inferior good are the opposite of normal good, or anything a consumer would demand less if they had a higher level of real income. They may also be associated with those who typically fall into a lower socio-economic class. Inferior goods are associated with a negative income elasticity. यानी आपको अगर MCQs आता है कि उसकी इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, तो उसकी नेगेटिव होती है, नॉर्मल गुड की पॉजिटिव होती है। It is very important to note that the term inferior good refers to its affordability rather than its quality. यानी आप ये नहीं सोचेंगे इन्फीरियर चीज़, जैसे हम उर्दू में इसका तर्जमा करें तो घटिया चीज़, तो घटिया मीन कोई भी चीज़ जो है इट्स सेल्फ घटिया नहीं होती, उसकी अफोर्डेबिलिटी है। इवन दो सम inferior goods may be of lower quality, हो सकता है वो लोअर क्वालिटी की हो सकता है, लेकिन आप inferior goods से मुराद ये नहीं ले सकते कि उसकी जो है ना क्वालिटी हमेशा से inferior ही रहेगी, बट ये अफोर्डेबिलिटी भी है। अंडरस्टैंडिंग जो है inferior goods in economics, the demand for inferior goods decreases as income increases। ये वही बातें जो हमने पढ़ी हैं पहले, आप उसको देख लें आगे। फिर inferior good एग्जांपल्स हैं इसकी। There are many examples of some of may be more familiar with some of the everyday inferior goods we come to in contact with, including instant noodles, hamburger, canned goods and frozen dinner। फ्रोजन डिनर जो है, when people have lower income they tend to buy this kind of product, but when their income rises they often give these up for more expensive item। तो मैकडोनल्ड्स कॉफ़ी जो है वो मे बी inferior good as compared to Starbucks coffee। when a consumer's income drops he may substitute his daily Starbucks coffee for the more affordable McDonald's coffee। तो इसी तरह से इसकी आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे जब आपकी इनकम गिरती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो मे बी कि आप अपनी व्हीकल ख़रीदते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है कि बस को यूज़ करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना और अपनी कार ऑन करना। An inferior good is one whose demand drops when people's income rise, when income are low or the economy contracts. Inferior goods become more affordable substitute for a more expensive good. Inferior goods are the opposite of normal good whose demand increases even when income increases.
नाउ व्हाट आर इन्फीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स, तो ये भी आपके गिवन गुड्स पूछा गया है। ये these are rare forms of inferior goods, यानी गिवन गुड्स दैट इज रेयर form है that have no ready substitute or alternative such as bread, rice and potatoes, frozen bread या जो ब्रेड है जो कि फ्रेश नहीं है, उसको भी एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं। द ओनली डिफरेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्फीरियर गुड इज दैट द डिमांड इंक्रीजेज इवन व्हेन द प्राइस राइजेज रिगार्डलेस ऑफ अ कंज्यूमर्स इनकम। अच्छा, हमने जब डेफिनेशन की है नॉर्मल की, तो हमने कहा कि नॉर्मल चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी डिमांड बढ़ती है जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ती है, तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी होती है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है नॉर्मल गुड्स की। फिर जब आपने इन्फीरियर गुड्स को डिफाइन किया तो आपने कहा कि ऐसी चीज़ें जिनकी जो है डिमांड कम होती है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, और जब इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है तो उसको हम कहते हैं दीज आर इन्फीरियर गुड्स। बट जो गिवन गुड्स हैं दे आर द रेयर फॉर्म इन्फीरियर गुड्स, और इनकी जो है डिमांड बढ़ती है जब इनकी प्राइस, आप इसको प्राइस के लिहाज से डिफाइन करें और उनको इनकम के लिहाज से कर लें। जब इसकी प्राइस बढ़ती है, यानी जब एक ब्रेड जो है फ्रेश होती है, जब पोटैटोज शुरू में आते हैं तो जो है तो उसमें क्या होता है, उनका जायका ठीक होता है। तो इसी तरह से आप डिफरेंट और भी जैसी जो चीज़ें शुरू में आती हैं उनकी प्राइस हाई होती है तो लोग उसको ख़रीद रहे होते हैं, और जब उनकी प्राइस लो हो जाती है तो लोग उनको नहीं खरीदते। इन्फीरियर गुड चाहिए हम पढ़ चुके हैं। कम्प्लीमेंट्री कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आर आल्सो, आप कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट आर आल्सो द कम्प्लीमेंट्री कॉस्ट। उसके बाद देखें आगे है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक मोनोपोलिस्ट who's having two different markets with different elasticity and sell this product in these markets with different prices. The market where elasticity is low, he charges high prices, and the market where elasticity of demand is relatively elastic, he charges lower price. So और इसकी हमने आपको याद है कि हमने इसकी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री जो है इसको देखा था। थीम्स ऑफ विलियमसन मॉडल ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिशन, तो लास्ट मॉडल जो हमने मैनेजरियल थ्योरीज का पढ़ा है विलियमसन का, उसमें हमने देखा था कि उसका जो थीम था वो ये था कि मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हैं और विद द गिवन जो है एक्सेप्टेबल और मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, उसके साथ वो जो है अपना यूटिलिटी फंक्शन जो है उसको वो मैक्सिमाइज करते हैं, और वो ऑनर्स का जो यूटिलिटी फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज नहीं करते। दिस वाज द इन मॉडर्न बिजनेसेस, जो विलियमसन का मॉडर्न बिजनेस के बारे में जो थीम है वो ये था कि मैनेजर्स जो हैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, जो स्टेटस है उनका, उसको यूज़ करते हैं, अपनी पावर को यूज़ करते हैं, और वो शेयर होल्डर्स को एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ जो है प्रॉफिट देते हैं, लेकिन वो यूटिलिटी जो है फंक्शन जो उनका है, जैसे उनकी जॉब सिक्योरिटी का था, उनकी स्टेटस का था, या उनकी जॉब एक्सीलेंस का था, ये वो अपनी यूटिलिटी जो है उसको वो मैक्सिमाइज करते हैं, ना कि ऑनर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें, और वो इससे उनकी अपनी यूटिलिटी भी बढ़ती है। अच्छा, उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है
हमने पढ़ा है कि when there is a change in total cost due to change in quantity is called marginal cost, और वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि cost of production of one more unit of any commodity is called marginal cost. And another definition is a shadow price. A shadow price is an estimated price for something that is not normally priced in the market or sold in the market. ऐसी चीज़ की प्राइस है जिसकी मार्केट में प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो आप एस्टिमेटेड प्राइस उसकी लगाते हैं। और ये अक्सर आप प्रोजेक्ट जब आप जो है मैनेजर जो होते हैं वो ऐसी प्राइसेस को यूज़ करके प्रोजेक्ट जो हैं वो बिल्ड करते हैं। और इट इज़ ऑफन यूज्ड इन कॉस्ट बेनिफिट अकाउंटिंग टू वैल्यू इनटेंजिबल एसेट्स। तो जाहिर है इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं उसको आपने वैल्यूएट अगर करना है, तो आप किसी की सर्विसेज लेट हायर करना चाहते हैं तो उसको आप एक शेडो प्राइस देते हैं उसकी क्वालिटीज़ की वजह से। बट कैन आल्सो बी यूज टू रिवील द ट्रू प्राइस ऑफ अ मनी मार्केट शेयर आर बाय इकोनॉमिस्ट टू पुट अ प्राइस टैग ऑन एक्सटर्नलिटीज़। तो जो प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़ हैं उनको लेट आप प्राइस एक देते हैं, और लेट को आपके जो एक फैक्ट्री कारखाना है और उससे आप पोल्यूशन फैल रही है या उससे लोग बीमार हो रहे हैं, तो आप उन लोगों को पे जो है उनकी हेल्थ के लिए उनको कुछ मॉनेटरी वैल्यू दे रहे हैं फ़र्ज़ किया, तो ये आपके प्राइस जो है जो एक्सटर्नलिटी है उसको एक प्राइस दे रहे हैं, जबकि मार्केट में उसकी कोई प्राइस नहीं, ना मार्केट में वो उसको आप पूछ सकते हैं, ना कोई अवेलेबिलिटी है प्राइस की। An example of a commodity requiring shadow pricing might be the value of a park to the social well-being of a community when calculating the cost of construction project. मसलन आप जो हैं एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो वो जब वहाँ पे आप पार्क बनाते हैं तो उसके कितनी बेनिफिट होगा उस कम्युनिटी को, उसको भी एक आप प्राइस दे सकते हैं, शेडो प्राइस। अब वो पार्क से जो बेनिफिट होगा, सोशल बेनिफिट या सोशल कॉस्ट, ये वाले मार्केट में इनकी प्राइसेस अवेलेबल नहीं होती, तो इस वजह से आप उसको एक प्राइस देते हैं। बाय असाइनिंग अ न्यूमेरिकल डॉलर वैल्यू टू द पार्क, एनालिसिस कैन evaluate its value to a community with regard to the cost of new construction. Shadow pricing is where you allocate a money value to something that is not normally quantified in cash terms. In project management, we do it when creating a business case. तो अब जाहिर है आप किसी चीज़ की अफादियत जो हैं या साबित करने के लिए, तो आप जो हैं जब केस बिल्ड करते हैं आप, तो आप उस वक्त जो है ये वाला यूज़ करते हैं शेडो प्राइस। Next question, an econometric model. The econometric model make use of statistical tools and economic theories in combination to estimate the economic variable and to forecast the intended variable. The econometric model can either be a single equation regression model or may consist of a system of simultaneous equations. यानी आप इसमें क्या करते हैं, आप स्टैटिस्टिकल जो है मैथमेटिकल टूल की मदद से आप इकोनॉमिक थ्योरी जो है उसको आप प्रूव कर रहे होते हैं, उसको आप इकोनोमेट्रिक मॉडल कहेंगे। और इकोनोमेट्रिक मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर, दीज इक्वेशंस आर derived फ्रॉम द इकोनॉमिक मॉडल and have two parts, observed variable and disturbances. उसके बाद a statement about the errors in the observed values of variable, a specification of the probability distribution of disturbances, ये हैं parts। और ये हमने ये देखें एक मॉडल लिखा हुआ है जिसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ x1 x2 xk, और ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा के दे आर द पैरामीटर्स जिसको आपने एस्टिमेट करना है, और उसके बाद प्लस एप्सिलॉन दैट इज़ डिस्टर्बेंस। और अगर ये हम एप्सिलॉन नहीं डालते, ये सिर्फ हम y इज़
बीटा x1 प्लस बीटा x2 प्लस बीटा x3, तो इट वुड बी मैथमेटिकल मॉडल। और जब हम इसको ऐड कर देते हैं डिस्टर्बेंस को, देन इट वुड बी द इकोनोमेट्रिक मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल बन जाता है। और उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनका आपस में रिलेशनशिप जो होता है, दे आर जॉइंटली डिमांडेड, एंड उसके बाद इसकी इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। उसके बाद आगे है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसको हमने डिफाइन किया हुआ था कि आपने जब प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने इसको पढ़ा है कि फिक्स्ड फैक्टर के साथ जब आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन पहले तेज़ी से बढ़ती है, इंक्रीजिंग रेट के साथ वो इंक्रीज़ करती है, फिर डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज करती है, देन जो है टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, और आफ्टर जो है इट्स क्लाइमैक्स प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन फॉल्स। तो दिस इज़ अ डेफिनेशन, आप इसका टेबल भी साथ बना सकते हैं। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसका जो है ये है कि मोनोपोली जो है, और उसमें आप बता सकते हैं कि मोनोपोली जो है उसमें एक सेलर होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज़्यादा सेलर होते हैं। ये जो हमने कंपैरिजन किया था मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्केट्स के अंदर, तो अगर आप कंपैरिजन लिख दें तो वो सबसे बेहतर है कि जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में क्या है। उसके बाद आप मोनोपोली में कह सकते हैं आइडेंटिकल गुड्स हो सकती हैं, डिफरेंशिएटेड हो सकती हैं। इस तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आइडेंटिकल नहीं होती, डिफरेंशिएशन होती है। और इसके बाद जो है मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शन होती है, आप एंटर नहीं हो सकते बिजनेस में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्शन होती है, फ्रीली मूवमेंट होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बल्कि आप एंट्री जो है वो फ्रीली कर सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये आप पहले देख चुके हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये भी आपका पहला जो हिस्सा है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, उसका है हिस्सा वाई इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। तो इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि DMRS यानी डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रीज़न ऑफ नेगेटिवली स्लोप्ड इंडिफरेंस कर्व, और उसके कन्वेक्स होना का। और MRS जो है, MRS की वजह से वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, क्योंकि MRS जो है वो कम होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, डैमिनिश होती है। और वो कन्वेक्स भी इसी वजह से होता है MRS के, यानी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कम होने की वजह से। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन है स्टडी ऑफ गेम थ्योरी, कि हम गेम थ्योरी को क्यों स्टडी करते हैं, व्हाट इज़। तो गेम theory was introduced by mathematician John von Neumann and an economist Oscar Morgenstern in 1950. The theory aims, ज़ाहिर इसमें ये होता है कि गेम थ्योरी में कि दो जो राइवल्स होते हैं, राइवल जो होते हैं वो अपनी बेस्ट स्ट्रेटजीज जो हैं दूसरे का रिएक्शन जो है वो जहन में रखने के साथ साथ वो अपनी स्ट्रेटजी को चूज़ करते हैं। तो उसको इसलिए हम जो है गेम थ्योरी जो है ना वो बेस्ट सोल्यूशन देती है। और इसकी कुछ द थ्योरी एम्स टू एट प्रोवाइडिंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द मेन एम ऑफ अप्लाइंग द गेम थ्योरी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट स्ट्रेटजी टू रिजॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो राइवल फर्म जो होती है वो अपने जो है कंपेटिटर को जहन में रख के, उसके रिएक्शन को जहन में रख के, तो जो स्ट्रेटजी जो है वो चुनती है, उसमें आप यानी बिजनेस स्ट्रेटजी वो चूज़ करती है, उसमें आप गेम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, या गेम थ्योरी हेल्प करती है वो बेस्ट स्ट्रेटजी चुनने में। Although there are many types हैं, systematic, asystematic, simultaneous, sequential game theories, cooperative, non-cooperative game theories are the most common. Cooperative game theory deals with how coalition or cooperative groups interact when only the payoffs are known. Now, what is uncertainty? Uncertainty is a state in which decision maker does not have even the information to make subjective probability assessment. The posteriori measurement of probability is based on the assumption that past is a true representative of the future. यानी इसमें uncertainty ये है कि आपको डिसीजन मेकिंग करते हुए आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आप पास्ट को समझते हैं, अज्यूम करते हैं कि आगे भी ऐसे ही होगा,
और है आपको पता है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप पास्ट के जो आपके बिजनेसेस जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको यूज़ करके आपको एक डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज़ a decision and uncertainty is when there are many unknowns and no possibility of knowing what could occur in the future to alter the outcome of a decision. A situation of uncertainty arises when there can be more than one possible consequences of selecting any course of action. Uncertainty exists when the outcomes of managerial decision cannot be predicted with absolute accuracy, but all possibilities and their associated probabilities are known. Under condition of uncertainty, informed managerial decisions are possible. How do you make decisions under uncertainty? इसमें यह है consider more options, ये आप follow कर सकते हैं, take more chances, expect to be wrong, and learn. Now, what is learning curve? A learning curve is a graphical representation of repetitive tasks that, when done on a continuous basis, lead to a reduction in activity duration, resources and cost. यानी ये समझें कि लर्निंग या एक्सपीरियंस जो होता है वो जब आप एक चीज़ को, इस काम को बार बार रिपीट करते हैं। मसलन एक स्टूडेंट जो है एक क्वेश्चन को, मैथमेटिकल जो उसका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, तो मे बी कि वो 1 घंटा ले, दोबारा उसी को सॉल्व करेगा तो वो लेस टाइम में, और उसको तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार करेगा तो बार बार करके। जैसे कुछ टीचर्स हैं वो मैथमेटिकल जो है वो बाज़ स्टेटमेंट्स जो होती हैं उन्हें पढ़ा पढ़ा के वो स्टेटमेंट्स याद हो जाती हैं। अब बजाय कि वो बुक के ऊपर पहले स्टेटमेंट्स पढ़ें, जो नया टीचर है वो स्टेटमेंट पढ़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर पढ़ाएगा बच्चों को। तो जो एक एक्सपीरियंस्ड है, उसने लर्न किया है, तो वो उसकी रेपिटेशन चूँकि बेशुमार दफ़ा होती है, एक चीज़ को वो पढ़ाते हैं बार बार, तो उससे ये होता है कि वो उनकी जो टाइम है वो कम कंज्यूम होता है। तो हाउ टू यूज़ लर्निंग कर्व थ्योरी? द लर्निंग कर्व थ्योरी इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड द इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय और इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। द आइडिया इज़ दैट द मोर एन एम्प्लॉय डज समथिंग द बेटर दे विल गेट इट। आप अगर एक मकान फ़र्ज़ किया तामीर करते हैं तो आपको पहली दफ़ा इतना ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर बैठेंगे, लेकिन अगली बार आप जो हैं आप बेस्ट ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और मिनिमम कॉस्ट आपके होंगे। The better they will get at it, which translates to lower cost and higher output in the long term. It is a useful model for tracking progress, improving productivity, and ensuring your company is hitting certain performance targets. In this article, we explain what is learning curve, requirement for a learning models, a measurable unit of output, a defined unit of cost, either a fixed time frame or a fixed productivity target. Why are learning curve models important? द एडवांटेज ऑफ, इसकी ज़रूरत नहीं, आपको डेफिनेशन की ज़रूरत है इसकी। जैसे लर्निंग का फार्मूला जो है एक्स अलजेब्रिक फार्मूला एज वाई इज इक्वल टू ए एक्स बी। द वेरिएबल वाई इज द एवरेज टाइम पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ए इज द टाइम टू कंप्लीट द टास्क द फर्स्ट टाइम, एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और यूनिट्स ऑफ आउटपुट, बी represents the slope of the function. आगे है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है, मेन इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती है वो लॉन्ग रन आपके जो एवरेज कॉस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड होती है, और जो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप होता है वो आपकी जो कॉस्ट प्रोडक्शन है एक चीज़ के और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो हैं उसके उससे रिलेटेड होता है। तो economies of scale refers to the cost advantage experienced by a firm when it increases its level of output. The advantage arises due to the inverse relationship between per unit fixed cost and the quantity produced. There are two main types of economies of scale, internal and external. Internal economies are controlled by management because they are internal to the company. ये कंपनी के इंटरनल होते हैं। मसलन आपकी इकोनॉमीज जो हैं कि आपके पास किसी कंपनी के पास एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टाफ है, तो वो सिर्फ उस कंपनी को फ़ायदा होता है, वो उससे रिलेटेड होते हैं और मैनेजमेंट उसको कंट्रोल कर रही होती है। जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हैं, लेट के आपको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है, अच्छी सड़क है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है या टैक्स में रायत है, तो दे आर एक्सटर्नल, उसका फ़ायदा सबको होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
External economies depend upon external factors. These factors include the industry, geographic location और government. Internal economies of scale उसको हम देख चुके हैं. उसके बाद हैं there are 5 types of internal economy skill. Technical है, आप technically बेहतर हो सकते हैं, आपका staff monopoly power है. मैनेजर है, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो सकती है. फाइनेंस आपका फाइनेंस बहुत अच्छा हो सकता है. नेटवर्क अगर बेहतर है तो आपको खुद ही फ़ायदा होगा इसका, कंपनी को, बाहर वालों को नहीं होगा. तो एक्सटर्नल इकोनॉमी का सारी कंपनीज को फ़ायदा होता है. मे बी के इसकी एग्जांपल आप कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंपनीज इंडस्ट्री दैट लीड्स टू स्ट्रॉन्गर बायर डिमांड एंड हायर रेवेन्यू. Tax incentives provided by local, state and federal government designed to keep companies in the stable and lead to a lower cost of doing business. तो ये अगर वो टैक्स में आपको इंसेंटिव मिलता है तो ये सबको मिलेगा, जाहिर है ये फिर एक्सटर्नल इकोनॉमी होगी. Access to a stronger, smarter labor pool in a region where a company resides. तो इसका भी सबको जाहिर है फ़ायदा होगा. स्कोप जो है economy scope and economy scale are two different concepts which used to help cut companies cost. दोनों companies के cost को कम करने की बात करते हैं. Economy scope focuses on the average total cost of production of a variety of goods. The economy of scope states that average total cost of a company's production decreases when there is an increasing variety of goods produced. उसके बाद आपका बोमल्स का मॉडल है, उसका हमने बताया था कि इसके वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करता है रेदर देन जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. उसके बाद व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये आपको हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बात की थी. ऑप्टिमाइजेशन जो है वो रिलेटेड है टू द मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस हासिल करना, उसको आप ऑप्टिमाइजेशन कहेंगे. शॉर्ट रन इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू टर्म्स कैन बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द बिजनेस. शॉर्ट रन जो है किसी बिज़नेस के लिए बहुत कम भी हो सकता है, उसका लॉन्ग रन बहुत जल्दी शुरू हो सकता है. किसी बिज़नेस में बहुत लंबा लॉन्ग रन होता है. तो ये नेचर ऑफ द बिज़नेस के हवाले से है. लेकिन जो है आप जो बहुत सिंपल डिफाइन करते हैं कि इन द शॉर्ट रन there are fixed and variable cost for a firm, but in the long run there are no variable cost, there are no fixed cost. In the long run there is everything is everything have variation, variability. तो जो है लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होता. इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज. इकोनॉमीज ये हो सकती हैं कि आपका ज़ाहिर है आपकी मशीन जो है, आपके स्टाफ जो हैं वो बेहतर हो सकता है, जिसकी वजह से आपका LAC गिरता है पहले. इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पहले गिरता है तो आपकी इकोनॉमीज़ हो रही होती हैं. फिर एक ऑप्टिमल स्टेज आती है और उसकी जहाँ पे आपकी इकोनॉमीज़ मैक्सिमम होती हैं. उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपकी डिसइकोनॉमी स्टार्ट होती है. मे बी के आपका प्लांट जो है वो ख़राबी कर रहा है, आपकी लेबर जो है वो एफिशिएंट नहीं रही, तो उस वजह से आपके जो डिसइकोनॉमीज़ हैं और उस वजह से आपका LAC ऊपर जाता है. मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो है, जब ऑप्टिमल जो है आपको इकोनॉमीज़ मिलती हैं. आइसोकॉन्ट कर्व जो है ये दिस इज़ अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल which gives equal level of production, which gives equal level. This is all about a firm behavior. इनकम इलास्टिसिटी ये हम पढ़ चुके हैं. रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इट्स इनकम इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी. और इनकम द नॉर्मल गुड्स हैव पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, इन्फीरियर गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. व्हाट इज द पे बैक पीरियड? An energy investment is simply payback is the time it would take to recover the initial investment in energy savings. So if your clients pay $1,500 for an energy project and they save $15,000 a year in energy, then their simply payback would be 1 year. तो payback period जो होता है वो 1 year है अगर लेट वो अपनी initial investment जो है वो कर लेते हैं, जो है रिकवर कर लेते हैं. देयर आर 2 ways to calculate the payback period which are
एवरेजिंग मेथड है और सब्ट्रैक्शन मेथड है, यानी डिवाइड द एनुअलाइज्ड एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज इनटू द एक्सपेक्टेड इनिशियल एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, subtract each individual annual cash inflow from the initial cash outflow until the payback period has been achieved। आगे है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इंक्रीजिंग रिटर्न जो है और रिटर्न टू स्केल, अगर सिर्फ रिटर्न की बात आती है तो इसमें आप एक फैक्टर की बात करते हैं, लेट के लेबर जो है जब एम्प्लॉय करते हैं तो अगर मार्जिनल प्रोडक्शन में इजाफा होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, अगर कांस्टेंट रहती है तो कांस्टेंट रिटर्न, अगर कम होती है मार्जिनल प्रोडक्शन तो उसको डिक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में जो होता है ये लॉन्ग रन से रिलेटेड है। इसमें जो है लेबर और कैपिटल को जब आप चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उससे ये होता है कि प्रोडक्शन में तेज़ी से इजाफा हो सकता है और इन कांस्टेंट हो सकता है और डिक्रीजिंग हो सकता है। उसके बाद कंपेटिटिव मार्केट्स, हमने इसको पढ़ा हुआ है, परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ा है, मार्केट्स के बारे में हमने पढ़ा है। और कंपेटिटिव मार्केट में आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट इज़ वेरी कंपेटिटिव इफ इट्स प्राइस इज़ एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर्स, और जो हैं दे आर तो कंपेटिटिव फर्म, तो एक फर्म जो है उसकी प्राइस कंपेटिटिव हो सकती है, वो फर्म कंपेटिटिव, उसकी चीज़ एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है लोगों में। उसके बाद व्हाट इज़ MRTS एंड MRS। MRTS जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज़ हायर्ड, what quantity or amount of capital is being foregone, it is called MRTS। और एक X की एक चीज़ के बदले में जितने आप Y की जो है रिप्लेस foregone करते हैं उसको हम MRS कहते हैं। स्कोप ऑफ मैनेजरियल, दिस इज़ ऑल अबाउट योर जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो कि आपको खुद करना है। डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ फर्म, अब कुछ स्ट्रेटजीज हैं। प्राइसिंग प्रोडक्ट इज़ one of the most important aspect you making your market strategy। Generally pricing strategy include the following 5 strategies। एक cost plus strategy है, simply calculating your cost and adding a markup। कि आप pricing strategies क्या है कि आप अपनी cost निकालें, फर्ज के 50 रुपये cost है, 10 रुपये मुनाफा डाला तो 60 रुपये आपने प्राइस रख दी, दिस इज cost plus। competitive pricing, setting a price based on what the कंपटीशन चार्जेस। तो कंपेटिटिव प्राइस उस वक्त होगी कि आप देखें कंपटीशन में प्राइस क्या चल रही है, अगर उससे लोअर करते हैं तो आपकी प्राइस कंपेटिटिव है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, सेटिंग अ प्राइस बेस्ड ऑन हाउ मच द कस्टमर बिलीव्स व्हाट यू आर सेलिंग इज वर्थ। तो वैल्यू बेस्ड, आपकी चीज़ है कितने की, उसकी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होनी चाहिए। नहीं है कि चीज़ पे कॉस्ट 10 रुपये आई है और अब 1000 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं तो उसके तो वैल्यू बेस्ड ही नहीं है। प्राइस स्कीमिंग, सेटिंग अ हाई प्राइस एंड लोअरिंग इट एज द मार्केट इवॉल्व्स। प्राइस हाई रखें और जो मार्केट इवैल्यूएशन हो आप उसको ऐसा ऐसा कम करते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये पेनिट्रेट करते हैं, मार्केट में जगह बनानी है आपने तो आपको प्राइस मार्केट से जो है वैल्यू से कम रखें ताकि आप उस जगह वहाँ पे जगह बना सकें, दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो कुछ सवाल जो है रह भी गए होंगे, तो आपको ये है कि आप देखें, पुराने पेपर देखें आपने जो हैं वो MCOM मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के MCQs देखें और उसको ऑनलाइन जो है सर्च करके। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के ज़माने में जो है ना वो टोटली आपको टीचर पे डिपेंड करना चाहिए। वैसे तो जितना मैक्सिमम हो सकता था वो हो गया है, और जितने आपके ओल्ड पेपर्स हैं उनमें जितना काम आया होगा ऑलमोस्ट हमने कर लिया है, और आपके बेसिक कंसेप्ट भी जो हैं वो कोशिश की है कि बने। लेकिन ये टीचर्स की जो है ना सिर्फ उसकी जॉब नहीं होती किसी पेपर को अच्छा हैंडल करना, उसके लिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ता है। आप खुद पढ़ेंगे, सिर्फ वही लेक्चर्स जो हैं उसको रट लेने से, याद कर लेने से आपको कोई भी चीज़ नहीं आती जब तक आप खुद पढ़ते नहीं हैं। इवन हम टीचर्स जो है ना वो अब इतने सालों बाद भी हम जो है अगर नहीं पढ़ते हम कुछ अर्सा तो वो चीज़ें सारी जहन से निकल जाती हैं। या जो हैं वो वाले टीचर जो रेगुलर हैं, रीडर हैं अपनी सब्जेक्ट के, वो उनकी वो दे आर मोर एफिशिएंट दैन दोज के जिनके पास कोई बुक्स नहीं है अपने घरों में पढ़ने के लिए उनके सब्जेक्ट की। तो इसलिए आप इसको देखिएगा, कुछ डेफिनेशन जो रह गई हैं वो आप खुद ऑनलाइन उसको देख के तो पढ़ें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड योर एग्जाम्स।